बात करते हैं इस पर। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस क्या है? पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जो है वो असल में, अब मैंने मॉडल जब मैं बता रहा था तो तब मैंने आपको बताया था कि पब्लिक पॉलिसी के डिफरेंट मॉडल्स को वो कौन सा क्वेश्चन डिटरमिन करता है कि उससे फ़र्क पड़ जाता है कि ये तो डिफरेंट मॉडल है। प्रोसेस में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि हाउ पॉलिसीज आर मेड। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, एक क्वेश्चन था छोटा सा। यार आखिर में क्वेश्चन किया करें, लेकिन अभी कर लें। ठीक है सर, इजी नो इश्यूज, मैं लास्ट में पूछ। ओके, हाउ पॉलिसीज आर मेड। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस जो है वो बता रहा होता है कि पॉलिसी बनती कैसे है। अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं है कि उस पॉलिसी क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इस पूरे मॉडल में। ये सिर्फ एक क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है कि पॉलिसी बनती कैसे है, किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है। पहले हमने बात की कि कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उससे डिफरेंट मॉडल्स बन गए। प्रोसेस में क्या क्वेश्चन हमने बताया कि पॉलिसी किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें, तो उसको इसे पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस कह लो, प्रोसेस मॉडल कह लो। और ये भी काफ़ी जो है वो हमारे पेपर में आता है। अब इसे जो है वो इसे कहते हैं सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ एक्शन। अब इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। डिफरेंट जो रिसर्चर्स थे, डिफरेंट एकेडमिक्स जो एकेडमिशियंस थे, उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स दिए। एक एंडरसन मॉडल है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स थे, मतलब मोर और लेस स्टेप्स सेम होते हैं। समटाइम्स कुछ दो तीन स्टेप्स को मर्ज कर दिया जाता है तो एक बन जाता है। कुछ में जो है वो कोई एक स्टेप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कुछ में नहीं होती। जैसे कि ये जो मैंने आपको एंडरसन मॉडल बताया, तो इसके स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे सबसे पहले वो कहता है कि प्रॉब्लम फॉर्मेशन, उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम पॉलिसी फार्मूलेशन, फिर पॉलिसी एडॉप्शन, उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और एंड पे पॉलिसी इवेलुएशन होता है। ये जो है वो एंडरसन मॉडल है। उसके अलावा जो है वो एक और रिसर्चर थे, क्वेड क्वेड है या जो भी है, ये जो थे, इन्होंने एक और मॉडल दिया। इसको उन्होंने 5 एलिमेंट बताए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम फार्मूलेशन है। उसके अलावा सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव्स जो है वो सेकंड है। फॉरकास्टिंग फॉर फ्यूचर इन्वायरमेंट तीसरा है। इम्पैक्ट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स जो हैं वो चौथा स्टेप है। और आखिर में इवेलुएटिंग द अल्टरनेटिव्स जो हैं वो पांचवा स्टेप है। तो हर एक जो डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने जो है वो डिफरेंट मॉडल्स जो बताए। ठीक हो गया, ये आपको मैंने बताया कि ये जो स्टेप्स हैं ये डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट करके बताया। अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? सबसे पहले ये जो सीक्वेंशियल मॉडल था या पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस था, ये स्टार्ट किसने किया? उसे लेसवेल कहा जाता है। लेसवेल साहब थे, उन्होंने बताया कि जो पब्लिक पॉलिसी है, अगर आप उसको डिवाइड करो इस तरह के स्टेप्स में तो आप ज़्यादा अच्छी तरह इसको समझ सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी इसमें बात जो समझने वाली है पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस में, वो ये है कि ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स इस तरह से डिस्क्रीट स्टेप्स नहीं होते। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, वो जब आप पॉलिसी बना रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली डिस्क्रीट स्टेप्स चल रहे हों कि पहले ही जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो, उसके बाद इस तरह करके एजेंडा सेटिंग हो, प्रॉब्लम हो, सारा जो है ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी जो है वो डिस्क्रीट स्टेप्स में चल रही हो। समटाइम्स जो है वो दो तीन स्टेप्स जो हैं वो कंबाइन होकर चल रहे होंगे, समटाइम्स जो है वो कोई स्टेप जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। तो ये जो सब्जेक्टिव का पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ समझने के लिए है कि डिफरेंट स्टेप्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही स्टेप ही फॉलो हो रहे हो, कि जो फार्मूलेशन है वो ज़रूरी है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद में आए। समटाइम्स ये होता है कि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो इकट्ठे मर्ज होके भी चल रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब इसको जो है वो ज़रूरी है कि इसको समझा जाए कि
ये जो स्टेप्स है ये क्यों इतना फेमस हुए, क्यों इतनी इस मॉडल की जो स्टेप मॉडल है या प्रोसेस मॉडल है जिसमें पॉलिसी आपको डिफरेंट प्रोसेस में गुजरती हुई नज़र आती है, ये क्यों जो है वो इसकी सक्सेस की वजह क्या है? उसमें जो सबसे बेसिक है वो ये है कि इसको जो है वो नॉर्मेटिव मॉडल कहा जाता है, मॉडल फॉर आइडियल टाइप्स। आप बताते हो कि आपका जो कोई भी पॉलिसी बन रही है वो इस तरह से आइडियल तौर पे तो इन प्रोसेस से गुजरनी चाहिए, ठीक है, रैशनल तरीके से तो ऐसे ही चलना चाहिए। तो ये एक एडलॉजिकल या आइडियल टाइप कंस्ट्रक्ट बनता है जिसको जो है वो समझना आसान होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, एविडेंस बेस्ड मॉडल बनाना उनके लिए आसान होता है। तो इसलिए जो है वो इसकी सक्सेस की सबसे बड़ी रीज़न ये कि ये एक आइडियल टाइप है, रैशनल है, एविडेंस बेस्ड है, लोगों को समझने में, रिसर्चर्स को, पॉलिसी मेकर्स को आसानी होती है। पहली बात ये आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब जो जिस मॉडल को हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे के 5 स्टेप्स हैं। पहला क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है एजेंडा सेटिंग। तीसरा क्या है? जिसे कहते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन। चौथा जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पांचवा जो है वो है पॉलिसी इवैल्यूएशन। ये बातें आपको यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए होपफुली। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिसी क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कोई पॉलिसी जो है वो उस तक तो बन ही नहीं सकती जब तक आपको पता ना हो कि आपका मसला क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि जो है वो आपका मसला क्या है, क्यों आपको पॉलिसी बनानी है, तो तब तक तो पॉलिसी बनने की तरफ जा ही नहीं सकती ना। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि आप रिकग्नाइज करते हो, आप जो है वो इस अदराक करते हो इस चीज़ का कि हाँ ये तो बड़ा मसला है हमारा, इसको तो हमें डील करने की ज़रूरत है, हमें इस पर कुछ ना कुछ पर्पजिव गोल कोर्स ऑफ एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो क्या स्टेप है तो ये कि आप जो है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। आप क्या करते हो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, आइडेंटिफाई करते हो और उसकी जो नेचर है प्रॉब्लम की उसको एस्टरटेन करते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या करते हो कि अब अब एक बड़ा एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कि आगे मैं दूंगा खैर मिसालें, इसमें आपको और ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगी कि हमारे आपका आप देख रहे होते हो हमारे तो बहुत सारे मसाइल हैं। अब हर मसले पे पॉलिसी क्यों नहीं बन सकती? क्वेश्चन आपका तो ये आता है ना कि अब जब हमें पता चल गया तो हमें हमारे इतने ज़्यादा मसाइल हैं, ठीक है, हमारी एजुकेशन हेल्थ इतने बहुत सारे मसाइल हैं, तो हर एक जो है वो मसले पे जो है वो आपका नहीं बन सकती है पॉलिसी। उसकी रीज़न आगे एजेंडा सेटिंग में बताता हूँ। यहाँ पे वो बात से बात निकलने लगी थी, मैं इस यहाँ पे बात को कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद कैसे पता चलता है कि 4 ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में बड़ा हेल्प करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है कि स्कोप, कितना आपका जो मसला है वो वाइड स्प्रेड है। सबसे इसकी एग्जांपल जो है वो जब कोविड आया, कोविड को अप्लाई करें इस एग्जांपल पे,
कि कोविड आया तो आपने वो कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट था जिससे आपको गवर्नमेंट को पता चला कि हाँ इस पर तो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। वो जब आपने देखा कि हाँ ये तो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, ये तो चाइना में फैल गया, ये तो वहाँ भी पहुँच गया, ये तो वहाँ भी पहुँच गया, तो स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो बताता है गवर्नमेंट को, वो पुश करता है कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ मिसाल जो है वो मैं भूल गया हूँ, वो जो ये वाला मसला था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है किसी को? लोकस्ट अटैक सर। लोकस्ट अटैक, ठीक है। अब जब हमारी सीज़न आया लोकस्ट अटैक वाला, तो यह एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट को लगा हाँ यार ये तो हमारे बहुत सारे एरियाज़ में फैल गया है, ये तो हमारी बहुत सारी जो क्या कहते हैं कि हमारी आवाम को जो है वो इम्पेक्ट कर रहा है। तो जब आपने स्कोप देखा, आपने उसका वाइड स्प्रेड देखा, वो कितने कितने ज़्यादा लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है, तो उससे आपको पता चला सबसे पहला जो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है वो ये है कि वो कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। दूसरा जो है वो है इंटेंसिटी, जो आपका मसला है वो कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितना शदीद है, उर्दू के लिए इसको लफ्ज़ आएगा शदीद है। कोविड की एग्जांपल सबसे बड़ी कि आपको पता लगा कि यार ये तो इतना शदीद है कि इससे ये तो अचानक से फैल जाता है, इससे तो लोग मर रहे हैं, इससे तो आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो चोक हो जाता है। या लोकस्ट अटैक की बात करें तो आपको पता चला कि वो तो इतना इंटेंस है कि वो जो जहाँ से गुजरता है वहाँ की जो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, वो उनको जो है वो खा जाता है। तो इंटेंसिटी जो है वो बहुत बड़ा एक तीसरा फैक्टर होता है गवर्नमेंट को पुश करने के लिए। उसके अलावा जो होता है टाइम, कितने टाइम के लिए एक प्रॉब्लम जो है वो बहुत टाइम से परसिस्ट कर रहा है और उससे जो है वो ज़्यादा नुकसान हो रहा है आपकी सोसाइटी को, तो आप फिर क्या करते हैं? मलेरिया, डेंगू, पोलियो, ये सारी मिसालें जो हैं वो टाइम की हैं। पोलियो इतने टाइम से है और वी आर अमंग दोज टू कंट्रीज होम कोविड पोलियो हैज़ नॉट बीन इरेडिकेटेड। तो आप जो है वो टाइम एक होता है, रिसोर्सेज कि आपके पास जो है वो वसाइल भी हैं या नहीं है, तो इससे आप जो है वो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के ये फैक्टर्स हैं। उसके अलावा आगे जब हम बात करेंगे तो उससे अगला फैक्टर जो है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा होपफुली। सेकंड है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट जो है वो समझने वाला है, अक्सर जो है वो लोगों को नहीं समझ आता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आपने कर लिया कि हाँ यार ये तो बड़ा मसला है हमारे पास एजुकेशन का। एजुकेशन पे मैं एग्जांपल देता हूँ। एजुकेशन गवर्नमेंट के लिए मसला ये है कि अब एजुकेशन जो है उसको उसकी क्वालिटी को बेटर करना है उसने, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं एजुकेशन में। सबसे बड़ा मसला जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है, बैड रिसर्च ये हो गई, डिलैपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ऐसे आप आइडेंटिफाई करते जाएंगे, बहुत सारे मसाइल होंगे जो आपके अब गवर्नमेंट जो है वो हर एक पे पॉलिसी नहीं बना सकती। उसकी रीज़न क्यों है, क्या है कि गवर्नमेंट हर एक पे नहीं बना सकती? टाइम एंड मनी। गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो हर एक पे पॉलिसी बनाए। फिर क्या करते हैं गवर्नमेंट के उनमें से जो है उन मसाइल में से कुछ मसाइल को चुनती है और उन पे पॉलिसी बनाती है, ठीक हो गया। उससे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब गवर्नमेंट को पता है, बहुत सारों को पता होगा, हर एक के हमारे सिविल सोसाइटी में कि हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा मसला है। उस पर कभी पॉलिसी क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि हमारा उस तरह से नैरेटिव कभी नहीं बिल्ड हुआ। ये देखें एजेंडा सेट है, अब प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन भी मसला, एजुकेशन, हेल्थ, लेकिन उनमें से कौन सा मसला जो है वो गवर्नमेंट के एजेंडा पे जाएगा जिसको गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसी बनानी है, उसको सॉल्व करना है, तो वो इस स्टेप में आता है जिसे कहते हैं एजेंडा सेटिंग। इसे कहते हैं सिलेक्शन बिटवीन diverse problems
एंड इश्यूज। ठीक हो गया। और यहाँ से आपको ये उनमें से कुछ आप सिलेक्ट करोगे। अब अगला जो है वो क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को पुश करते हैं, या वो कौन से एक्टर्स होते हैं जो एजेंडा सेटिंग में या किसी मसले को गवर्नमेंट पे एजेंडा पे लाने में प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। आउटसाइड इनिशिएशन। आउटसाइड इनिशिएशन फैक्टर्स क्या मतलब, जो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो गवर्नमेंट से जो बाहर जो सोसाइटी है, पब्लिक है, वो सारे आउटसाइड फैक्टर्स हैं। तो जो गवर्नमेंट की सोसाइटी सॉरी पब्लिक एंड सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट को पुश कर रही है कि वो कोई पॉलिसी ले आए, किसी पे जो है वो आ, किसी एक ख़ास पॉलिसी को अडॉप्ट करे। तो वो जैसे कोविड की मिसाल सबसे बड़ी, जैसे वो चाइना में आया तो मीडिया में शोर मच गया कि गवर्नमेंट के पास तो पर्सनल इक्विपमेंट नहीं है, मास्क नहीं है, कुछ कर नहीं रही है, लोग मर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़, ये जो पब्लिक के थ्रू जो है या लोगों में बड़ा ये कम्प्रीहेंशंस थी, सोसाइटी में बड़ी कम्प्रीहेंशंस थी। तो ये आउटसाइड इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, पब्लिक सपोर्ट। उसके बाद इनसाइड इनिशिएशन फैक्टर। इनसाइड कौन से होते हैं? इनसाइड का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट सर्कल्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनमें जो है वो सबसे बड़ा जो है वो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो गवर्नमेंट के सर्कल्स में हैं, उन्हें पता है कि कौन से जो चीज़ें हैं वो उनके, कौन सी पॉलिसीज़ उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही होंगी। तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिक में उसकी कोई लेजिटिमेसी, कोई सपोर्ट हो ना हो, वो उसको गवर्नमेंट के एजेंडा पे ले आते हैं। सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सब्सिडीज़ हैं फॉर शुगर, फॉर इंडस्ट्रीज़। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है वो आउटसाइड इनिशिएशन की मैं एग्जांपल दूँ तो ये जो बिजली के बिल हैं उन पे जो सब्सिडी हो रही होती है, उन पे जो कोई पॉलिसी बनती है, कोई भी जो पब्लिक पुश कर रही है, उसको जो है वो आउटसाइड इनिशिएशन कहा जाता है। उसके अलावा मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट है तीसरा फैक्टर, कि गवर्नमेंट के पहला क्या था कि गवर्नमेंट को पुश किया पब्लिक ने। दूसरा फैक्टर क्या था कि गवर्नमेंट को पुश किया एक खास ग्रुप ने। तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड कर लिया है कि उसने इस कोर्स ऑफ एक्शन, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। तो वो क्या करता है कि वो मोबिलाइजेशन करता है गवर्नमेंट में, पब्लिक में सपोर्ट को। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी, कोर्स ऑफ एक्शन को कर लिया, फैसला कर लिया पॉलिसी, और फिर उस कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसके लिए उसने क्या किया, उस पर वो फिर बनाता है, मोब सपोर्ट इकट्ठी करता है। सबसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पोलियो। गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने हमने फैसला कर लिया कि पोलियो के खिलाफ हमारी जंग है, हमने उसको ख़त्म करना है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज़ लाती है, उस पर गवर्नमेंट को एजुकेट करती है, उसके लिए स्पोर्ट को मोबिलाइज करती है, पहली बात। उसके अलावा जो है वो ओपन वोटिंग इन सेनेट जब चल रही थी, उस पर भी आप देखें कि गवर्नमेंट ने क्या किया। ये पहले तो आवाम को नहीं पता था कि यार ओपन वोटिंग भी कोई मसला होता है, वो स्पीकर और वो सारे उनके उसके लिए इलेक्शन के लिए। जब गवर्नमेंट ने वो स्पोर्ट को मोबिलाइज किया कि यार ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, तो हमें क्या करना है, ओपन ओपन वोटिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। तो गवर्नमेंट ने एक ख़ास पॉलिसी को पहले से बनाया या पहले से सोच लिया, पहले से कंसीव कर लिया, और उसके बाद उसको स्पोर्ट को उसने मोबिलाइज किया। उसके बाद जो चौथा है वो फैक्टर के, ये मैंने दोबारा से बता दूं कि पहली जो आउटसाइड थी, पब्लिक ने पुश किया, दूसरे में इंटरेस्ट ग्रुप ने पुश किया, तीसरा जो गवर्नमेंट ने खुद चाह रही थी एक खास, उसके लिए उन्होंने स्पोर्ट को मोबिलाइज किया। चौथा, गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाती है कि उस पर सपोर्ट पहले ही बड़ी हाई है, पहले ही अवाम में बड़ा उसके हवाले से शोर मचा हुआ है। गवर्नमेंट क्या करती है कि उसी जो पहले से उनमें पहले से सपोर्ट है, सपोर्ट इज़ ऑलरेडी हाई, उस पे जो है वो पॉलिसी लाती है। मैं जैसे आपको मिसाल दूं, जैनब अलर्ट बिल था। तो जब वो जैनब का इशू हुआ तो उसके बाद पब्लिक में जो है वो बड़ा
इसके हवाले से प्रेशर था। वो रेप अलर्ट केस जो था, रेप ऑर्डिनेंस जो आया, वो पब्लिक की सपोर्ट बहुत थी उसके पीछे। इंडिया के साथ जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही होती हैं हमारी, ट्रेड की हो, कश्मीर की हो, तो उसमें जो है बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो पब्लिक में जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ होता है, ऑलरेडी सपोर्ट बड़ी हाई होती है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो आपको पुश कर रहे होते हैं किस तरह से कोई जो है वो गवर्नमेंट के एजेंडा पे आएगा, कौन सी पॉलिसी आएगी। और यहाँ पे आप जो है वो डिफरेंट मॉडल्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ाए कि वो कौन कौन से एक्टर्स हैं। जब एलीट मॉडल की बात करेंगे तो यहाँ पे एजेंडा पे कौन ला रहा होगा, खास एलीट ला रहा होगा गवर्नमेंट के एजेंडा पे। जब हम ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप ला रहा होगा। इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन ला रहा होगा। रैशनल की बात करेंगे तो वो फैक्टर रैशनल पॉलिसीज हो जाएंगे। तो इस तरह करके आप वो उन चीज़ों को लिंक कर सकते हैं इस मॉडल में। उसके बाद जो है वो अगला स्टेप है जिसे पॉलिसी फार्मूलेशन कहते हैं। आपको समझ आ रही हैं चीज़ें? सर बिल्कुल आ रही है। यस सर। पॉलिसी फार्मूलेशन, अब जो है वो हमने क्या किया कि हमने मसला भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। अब मसले, बहुत सारे मसाइल में से एक मसला चुन के हमने गवर्नमेंट को भी एजेंडे पे भी लेके आ गए कि हाँ यार ये जो मसला है ना, इस पर हमने जो है अब पॉलिसी बनानी। अब वो स्टेप आता है जिसे पॉलिसी फार्मूलेशन कहते हैं कि अब एग्जैक्टली जो है वो अब हमने बताना है कि हम क्या 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 पॉलिसी कर क्या रहे हैं, हमने करना क्या है, इस पॉलिसी से हम क्या अचीव करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, किस तरह से करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉलिसी फार्मूलेशन के स्टेप में आती है। तो इसमें क्या होता है कि इस स्टेप में प्रॉब्लम्स, proposals and demands are transformed into action. स्पेलिंग आपने ठीक करते रहना है क्योंकि हम जो है टाइम कम होता है तो हमें तेज तेज लिखा होता है। इसमें जो है वो क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पॉलिसी जो है वो पॉलिसी फार्मूलेशन में व्हाट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे होते हैं। टेक्स अप द व्हाट क्वेश्चंस। व्हाट क्वेश्चंस का क्या मतलब है? व्हाट इज द प्लान फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम, what are the goals and the priorities, goals or priorities, what options do we have, what will be the impact of different alternatives। अब मैंने एग्जांपल दी थी कि आपने उसको अचीव करना है, एजुकेशन को अचीव करना है, क्वालिटी को बेटर करना है। आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपने आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को ला रहे हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले को हल कर रहे हो, आप करिकुलम के मसले को हल कर रहे हो, आप टीचर के मसले को हल कर रहे हो। ये सारे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव हैं, हर जो पॉलिसी है जब कोई फार्मूलेशन हो रही होती है तो एक प्रॉब्लम है ना, मैं आगे लिखता हूँ, ये प्रॉब्लम हो गया। अब इस प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2 जो मैंने आपको पहले एजुकेशन वाली मिसाल दी। हेल्थ पे आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, कोविड पे अडॉप्ट करके देता हूँ इसको। कोविड जो है, जब कोविड का मसला चल रहा था तो कोविड गवर्नमेंट के पास क्या थे, डिफरेंट ऑप्शंस क्या थे, क्या ऑल्टरनेटिव्स थे? लॉकडाउन लगा दो, वैक्सीन खरीदो, SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करो, मार्केट्स जो हैं वो ओपन रखनी है, बंद रखनी है। ये डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थे। जो हर एक ऑल्टरनेटिव था उसके जो कुछ कॉस्ट थे, कुछ बेनिफिट्स थे,
लॉकडाउन लगाओगे मार्केटें बंद हो जाएंगी, आपकी इकॉनमी जो है वो सफ़र करेगी, लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। मार्केट लॉकडाउन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, लोगों की जानों को खतरा है। तो हर एक जो वैक्सीन है, वैक्सीन की क्या, वैक्सीन के जो है उसको ख़रीदने के लिए सबसे पहले तो रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए। फिर बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो पहले शुरू में दे ही नहीं रहे थे, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का बहुत बड़ा इशूज़ था। तो ये डिफरेंट आपके हर एक जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा, हर एक ऑल्टरनेटिव होगा, उसके जो हैं वो उसके कुछ जो हैं वो फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हो फार्मूलेशन में, पहले व्हाट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हो, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद आप ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स फार्मूलेट करते हो, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया। उसके बाद जो है वो ऑल्टरनेटिव्स में से फिर कोई एक सिलेक्ट करते हो। आपने कहा कि आप जो है ना मामलात बड़े ख़राब हो गए हैं, जो डेली केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारी चौक हो चुकी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, आप फिर उनमें से क्या चूज़ करते हो, लॉकडाउन। इन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से एक को सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक हो गया। फिर जब आप उसको सिलेक्ट कर रहे होते हो तो उसकी जो सिलेक्शन है उसमें भी बड़ा प्रोसेस होता है, आप कॉस्ट बेनिफिट देखते हो, आप एक्सेप्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी देखते हो, लोग उसको भी मानेंगे या नहीं मानेंगे, फ़ायदे उनको जितने मर्जी हो, लेकिन क्या लोग भी मानेंगे या नहीं। पोलियो है, पोलियो हमें पता है सबको कि हमारे बच्चे उससे प्रोटेक्ट होंगे, क्या लेकिन लोग भी मानेंगे या नहीं, ये बात। कॉस्ट बेनिफिट तो हमें पता है, लेकिन क्या एक्सेप्टेबिलिटी भी है उसमें, बेनिफिट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पॉलिसी फार्मूलेशन के प्रोसेस से आपको ये चीज़ें समझ आती हैं। अब इसमें एक और जो मज़े का क्वेश्चन है, मज़े की बात है कि वो कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इस पॉलिसी फार्मूलेशन में जो है वो मददगार साबित हो रहे हैं। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसके लिए आप सारे स्ट्राइक कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका बड़ा रोल है पॉलिसी फार्मूलेशन में। उसमें दो सबसे बड़े रोल हैं। सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो सिर्फ उन्हीं के पास होता है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके जो, चूँकि वो पहले भी उस सारे उससे पहले वाली गवर्नमेंट के पास थे, वो फील्ड में उन्होंने टाइम गुजारा होता है, 30 साल गुजारे होते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उनके इम्प्लीकेशंस का उन्हें अंदाज़ा होता है। दूसरा फिर जो है वो, चूँकि डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो लेजिटिमेसी के इश्यूज भी नहीं होते, नॉलेज होता है उनके पास, लेजिटिमेसी के इश्यूज नहीं होते, और चूँकि इम्प्लीमेंट भी उन्होंने ही करना होता है, तो अगर वो फार्मूलेशन के प्रोसेस में होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी आसानी हो जाएगी। तो ये आपको पता चला कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक बहुत बड़ा एक्टर है। इसे वैसे एक टर्म यूज़ होती है, पेपर में भी शायद किसी में आई थी, आयरन ट्रायंगल की। आयरन ट्रायंगल जो है वो पॉलिसी फार्मूलेशन में जो मेजर 3 एक्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये मेजर एक्टर्स हैं जो आपकी पॉलिसी फार्मूलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद में और आपको क्या बताऊँ, दूसरा पॉलिसी फार्मूलेशन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जो पॉलिसी बनती है वो किसी एक ख़ास टाइम फ्रेम के लिए बनती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो कैपिटलिज्म की है। यकीनन आप चूँकि लर्नर्ड आदमी हैं बहुत सारे, तो आपको पता होगा कि कैपिटलिज्म की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ टाइम में जो है वो इम्प्लीमेंट होती रही हैं। कभी प्रोटेक्शनिज्म था, कभी जो है वो क्या उसे कहते थे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, अभी जो है वो कौन सा है, न्यू लिबरल पॉलिसीज़ उसे कहा जाता है, न्यू लिबरल इकोनॉमिक मॉडल।
तो ये जो है प्रोटेक्शनिज्म एक ख़ास टाइम के लिए पॉलिसीज़ बनी होंगी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की एक ख़ास टाइम के लिए था, अभी न्यू लिबरलिज्म 1980s 90s के बाद है। तो ये जो कोई भी पॉलिसीज़ बनती हैं वो एक ख़ास टाइम फ्रेम के लिए बनती हैं। तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे ये भी आपको समझ आ गया। थिंक टैंक का बड़ा रोल होता है यहाँ पे। ये आयरन ट्रायंगल्स के अलावा जो है वो यहाँ पे आप थिंक टैंक का लिखें। थिंक टैंक्स जो हैं, जैसा कि इस्लामाबाद, हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इप्री कहते हैं उसे। इस्लामाबाद रिसर्च स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे ये इस्लामाबाद अभी चल रहा था डायलॉग, क्या उसे कहते थे, सिक्योरिटी डायलॉग समथिंग कुछ था, ठीक है। तो ये जो कुछ थिंक टैंक्स होते हैं जहाँ पे आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ के जो है वो ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले। ठीक हो गया फॉर्मुलेशन, होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें। अब आपको समझ लगी, आपने पॉलिसी बना भी ली, आपने पहले आइडेंटिफाई किया, गवर्नमेंट के एजेंडा पे लेके आ गए, पॉलिसी बना भी ली, लेकिन पॉलिसी जितनी भी अच्छी हो, जब तक वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होगी ना होगी, उससे उसके अच्छे बेनिफिट जब तक आवाम को नहीं पहुंचेंगे, उसकी उसकी जो सक्सेस है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। तो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है, ये एग्जीक्यूशन की स्टेज है, स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट। यार बहुत टाइम हो गया। इसमें जो इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले इसके एलिमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, कि तो इस इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे सबसे पहले तो एग्जैक्टली प्रोग्राम की जो डिटेल्स है ना, वो आपको इम्प्लीमेंटेशन की, आपने आपको बता दिया कि आपने जो है वो एजुकेशन में आपने सिंगल नेशनल करिकुलम लाना है, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फार्मूलेट कर लिया उस पर पॉलिसी। तो एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स क्या होंगी, कौन से टाइम पे जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, कौन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसको एग्जीक्यूट कर रही होगी, कौन सा लॉ जो है वो उसको इंटरप्रेट करेगा, ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आएंगी। रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है, किसी ख़ास पॉलिसी के लिए जो रिसोर्सेज हैं, कौन से कंपोनेंट के लिए कितने रिसोर्सेज मिलेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट देगा, कौन सा यूनिट जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिसीजंस कौन ले रहा होगा, कि कौन, डिसीजंस का मतलब ये होता है कि जब इम्प्लीमेंट हो रहे हो तो कौन सा जो अथॉरिटी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उसके की डिसीजंस ले रही होगी पॉलिसी के ख़ास स्टेजेस पे। तो ये उसके जो है वो फिर कोर एलिमेंट्स कह लो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दो तीन मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले टॉप डाउन मॉडल उसे कहा जाता है। टॉप डाउन मॉडल जो है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अब ये 2 मिनट में आपको बताता हूँ, टाइम बहुत हो गया। टॉप डाउन मॉडल का मतलब ये है कि टॉप डाउन मॉडल्स वाले कहते हैं कि हमने पॉलिसीज़ ही इतनी परफेक्ट बनानी है, सेंट्रली कंट्रोल्ड परफेक्ट पॉलिसीज़, कि जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे होते हैं, जो डिफरेंट एक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उनका रोल कम से कम हो। वो बिलीव करते हैं कि आप जो सेंट्रली जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो आपकी परफेक्ट से परफेक्ट हो। सेंट्रली उनको वो कहते हैं कि हम उसको मैनेज भी कर रहे हों, सेंट्रली कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज को। उसके अलावा जो है वो उनका ख्याल ये है कि किसी भी पॉलिसी की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा जो है वो पॉलिसी बनाते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं, कि सेंट्रली कंट्रोल जो आपने ऊपर बना दी है पॉलिसी, वो अच्छी बनाई इतनी है कि वो अच्छी इंप्लीमेंट होगी, टॉप डाउन वाले ये कहते हैं। ठीक हो गया। और वो जो है डिसरिगार्ड करते हैं disregard the implementers, impact of implementers। उसके बाद बॉटम बॉटम अप मॉडल है। बॉटम अप मॉडल जो है वो कहता है कि
नहीं, ऐसा बात नहीं है कि पॉलिसी ऐसे नहीं बनती कि आपने जो है वो ऊपर से पॉलिसीज़ बना दी और नीचे इम्प्लीमेंट होगी, वो ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं कि पॉलिसीज़ हमेशा जो हैं, जो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, या जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो दोबारा से उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल आते हैं, अनसीन कंडीशंस आती हैं कि आपको दोबारा से फार्मूलेशन वाली स्टेज पे जाना पड़ता है, दोबारा से चेंजेस ला के दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं। तो उनके मुताबिक जो है, जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक्टर्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। और बॉटम अप को जो है वो फ्यूजनिस्ट मॉडल कहा जाता है। फ्यूजनिस्ट इसलिए कहा जाता है कि इनके मुताबिक जो है कि ऐसा नहीं है कि एक बार परफेक्ट पॉलिसी बना दी तो बस नीचे अपने इम्प्लीमेंट करना है। तो कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन पे दोबारा ऊपर जाएगी पॉलिसी, वापस जाएगी, अगर कोई अनसीन कंडीशंस आ जाती हैं दोबारा उसमें चेंजेस करके आएंगे, दोबारा से वापस जाएगी, तो वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस वो कहते हैं। एक्टर जो है इसमें इन्वॉल्व हैं वो स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। इम्प्लीमेंट उनकी जो है वो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो बस ये है। एक और होता है उसे हाइब्रिड मॉडल कहते हैं, वो इन दोनों की अच्छी अच्छी बातें जो है लिंक कर देता है उसे हाइब्रिड मॉडल। तो ये इम्प्लीमेंटेशन है। लास्ट स्टेज जो है वो पॉलिसी इवेलुएशन है। पॉलिसी इवेलुएशन का मतलब ये है कि आप जो है आपने पॉलिसी एनालिसिस किया, एक पॉलिसी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद आपने अब ये डिसीजन लेना है कि पॉलिसी जो है उसको टर्मिनेट कर दो, उसकी चेंजेस करो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके दोबारा से कर दो, या उसको सेम एज इट इज़ कैरी कर दो, कैरी कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू। ठीक है। तो ये डिसीजन इवेलुएशन के बाद होता है, जब आप पॉलिसी के एनालिसिस करते हो, कॉस्ट बेनिफिट्स का एनालिसिस करते हो, आप चीज़ों को देखते हो कि आपको पॉलिसी के कितने फ़ायदे हुए, कितने नुकसान हुए, आपको रिसोर्सेज और कितने चाहिए, और कौन से आप एक्टर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, और क्या डिफरेंट सरकमस्टांसेस अगर उनमें उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें तो आपको फ़ायदा होगा। तो या तो जब आपको फ़ायदे कम हो रहे हैं तो आप टर्मिनेट कर दोगे, या आप कुछ चेंजेस ला के जो है दोबारा से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दोगे, या आप करोगे हाँ यार ये तो बड़ी फ़ायदेमंद थी पॉलिसी, आप उसको कंटिन्यू कर देते हो। ये पॉलिसी इवैल्यूएशन के बाद आपको पता चलता है। बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अभी आपके कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी हम इसको एड्रेस करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था, वो ये था आप कि जो है आपने बात तहजीब एक मिनट आप क्वेश्चन करें, और उसके बाद जिस जिसके भी क्वेश्चन है वो हाथ खड़ा कर दें, मैं बारी बारी आपको बुलाते जाऊँगा। ठीक है सर। जैसे क्वेश्चन ये था कि आपने बात की डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज की, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज की। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में हमने बात की कि गवर्नमेंट जब स्पेंड कर रही होती है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, यानी कि वेलफेयर पे काम कर रही होती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट जो है वो ज़कात कलेक्ट कर रही होती है और फिर लोगों को दे रही होती है। इन दोनों में जो सोर्स है, जी, इन दोनों में जो सोर्स है गवर्नमेंट के पास फॉर मनी, जो वो स्पेंड कर रही है, वो तो पब्लिक ही है, आम आवाम ही है। तो इन दोनों पॉलिसीज में फ़र्क क्या है? फ़र्क जो ये है वो, क्वेश्चन। फ़र्क मैं बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ हैं उसमें जो है वो आप जो जो आप सब्सिडीज़ दे रहे होते हो, तो आप उसके बदले में या जो आप सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रहे हो उनको कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ तो टैक्स आपने कलेक्ट किया है, वो तो खैर मतलब आप सब्सिडीज़ दे रहे होते हो, तो आप उससे सोसाइटी में से या उनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हो, या आप प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आप उससे अचीव करना चाह रहे हो। लेकिन जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो तो उससे आप सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाह रहे होते हो। आप चाह रहे होते हो कि आपकी सोसाइटी में इनकम अगर कुछ लोगों के पास ज़्यादा है तो आप उनसे लेके कुछ और जगहों पे खर्च करें, और उससे जो है आप उससे गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आते हैं, आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह पे। तो इस तरह करके इनमें ये एक मेजर डिफरेंस है। यानी कि ग्रुप स्पेसिफिक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, यानी कि ज़कात जो होती है वो स्पेसिफिक लोगों को हम दे रहे होते हैं, दिस व्हाट यू मीन। ज़कात ज़कात तो मैंने वैसे एक एग्जांपल दी थी, लेकिन उससे जो बड़ी एग्जांपल जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की है वो टैक्सेशन सिस्टम है।
जो टैक्सेशन सिस्टम है वो इंश्योर कर रहा होता है कि जो अगर कोई लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दे आर वेल ऑफ हैं, दे शुड कंट्रीब्यूट या दे शुड गिव सम मनी टू द पीपल जिनके पास नहीं है, या गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या रिसोर्सेज गवर्नमेंट उनसे लेती है जो कि दूसरे प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये मेरी वीडियो रुकी हुई है, शायद आपको वीडियो मेरी चलती नज़र आ रही है? हम्म? रुकी हुई है लेकिन अब आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज कुछ साफ आ रही है। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन करें वकार, आपकी बारी है। वकार वकार क्वेश्चन है आपका कोई? अच्छा नहीं है। यार मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे तरीके से मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा सकूं। अभी जो है वो आपको इनके अलावा जो है वो अगर मुझे कुछ आपको ना समझ आया तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। अभी जो है वो मुझे लगता है कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जल्दी से सर क्वेश्चन करें। सर लास्ट चीज डिस्कस कर लूं आपसे, इफ यू डोंट माइंड प्लीज, जस्ट लास्ट थिंग। कौन बोल रहे हैं? तहजीब बात कर रहा हूं। तहजीब जल्दी बात करें। सर आपने कंसेंसस की बात की थी पॉलिसी मेकिंग में, यानी कि जो पॉलिसी बनती है उसमें कहीं ना कहीं कंसेंसस का एलिमेंट जरूर इन्वॉल्व होता है। लेकिन हमने माजी में देखा, हमने करंट सिनेरियो में देखा, हम आज की पॉलिसीज की बात करें तो कंसेंसस कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है। जैसे अफगान वॉर की जो पॉलिसी थी उसमें कंसेंसस का बहुत बड़ा इशू रहा था। अभी जो ईवीएम्स का इशू है उसमें कंसेंसस का इशू है। इस जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसमें भी कंसेंसस का इशू रहा है। एक तबका कहता है कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है। तो हाउ डू यू सी दिस, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल है, बिल्कुल हमने बात की कि हमारी जो डिफरेंट जो जितनी भी जब भी कोई नई पॉलिसी आएगी या कुछ ऐसी पॉलिसी आएगी जिसपे कुछ एक ख़ास ग्रुप के जो इंटरेस्ट हैं वो हैम्पर हो रहे होंगे, कोई एक दूसरा इंटरेस्ट है उसके वो फ़ायदा हो रहा होगा, तो उस पर कंसेंसस बिल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेशली हमारी सोसाइटी में जिसमें जो है जो पोलराइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और जो हमारी जनरली जो है वो एक दूसरे की पोजीशन से हम नीचे आने को तैयार नहीं होते। तो दैट्स वेरी ट्रू कि कंसेंसस बिल्ड करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर ज़रूरी है, उसके लिए जो ज़रूरी से भी जो बेसिक चीज़ जो है वो हेल्प कर रही होती है वो कमेटीज़ होती हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उसमें चूँकि अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों के मेंबर्स होते हैं। तो या जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है तो गवर्नमेंट अगर जब अपनी जनरली गवर्नमेंट को ही इंश्योर करना होता है, उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो कंसेंसस बिल्ड करे। तो जैसे जैसे जो है वो गवर्नमेंट थोड़ी ज़्यादा प्रूडेंट होती है, अपनी पोजीशंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होती है, तो कंसेंसस आसान हो जाता है। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का बहुत बड़ा रोल है इसमें, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे पॉलिटिकल कल्चर का भी बहुत बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा हमारे में टॉलरेंस है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा कंसेंसस मुश्किल होता जाएगा। सर छोटी सी एक बात पूछनी थी, उसके बाद हम बंद करते हैं। सर ये पॉलिसी यार फॉर्मुलेशन के अंदर। पहले बता दिया करें कि बोल कौन रहे हैं। सर मैं जमाल राशिद बात कर रहा हूँ। जी जमाल। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद आपने इंक्लूड किया पॉलिसी अडॉप्शन को पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर। वैसे काफी सारे राइटर्स इसको डिफरेंट लिखते हैं, 6 स्टेप्स टोटल बना देते हैं और पॉलिसी अडॉप्शन को अलहदा से डिस्कस करते हैं। तो आप क्या तरीका सजेस्ट करेंगे कि हम पॉलिसी अडॉप्शन को फॉर्मुलेशन वाले सब्जेक्ट में मर्ज करके जिस तरह अभी हमने किया उस तरह लेके चलें, या 6 स्टेप्स में बाइफरकेट कर दें? दोनों स्टेप्स ठीक होते हैं, और इसीलिए जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने आपको डिफरेंट मॉडल्स बताए थे। मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं उनके उन्होंने स्टेप्स डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं, और समटाइम्स एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, या तो स्टेप्स लिख देता है, या समटाइम्स कुछ एक दो पेपर में ऐसा भी हुआ है कि उसने एग्जैक्टली उस मॉडल का नाम बता दिया कि आपने इस वाले मॉडल के स्टेप्स के नाम लिखने। तो अगर तो वो कोई ऐसा नाम नहीं बताता है ना, कोई वो बताता है कि आप ये स्टेप लिखें, कुछ कैटेगोरिकली बात नहीं करता, तो फिर आप इनको अलग अलग लिखें इकट्ठे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब अगर वो कह दे कि आपने ये बात ही लिखनी है तो फिर आप कोशिश करें कि वही लिखें जो उसने पूछा। रॉजर सर। वकार का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करें। वकार का क्वेश्चन नहीं है शायद, वैसे ही हाथ ऊपर है। मोहम्मद अवैस। सर ये पूछना था कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो पॉलिसीज होती हैं इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या रोल होता है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पहले तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की जो टर्म्स हैं दोनों बड़ी फ्लूइड है। मतलब उसके लिए कोई एक ख़ास स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि कोई 1 साल वाली लॉन्ग टर्म होगी या 2 साल वाली लॉन्ग टर्म होगी, 3 साल वाली लॉन्ग टर्म होगी। लेकिन हम सपोज़ ये कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो है जो कि कांस्टेंट है, जो एक गवर्नमेंट आई है दूसरी गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म नहीं किया, तो वो लॉन्ग टर्म कह लो। शॉर्ट टर्म वो कह लो कि जो जिसमें एक गवर्नमेंट आती है वो नई गवर्नमेंट उसको चेंज कर देती है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी का सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि पॉलिसी की कंटिन्यूटी आती है कि एक पॉलिसी जो है जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सब्सिडीज ही हैं। आप हमारी कोई एक गवर्नमेंट जैसे कि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोशिश किया कि हमारी जितनी मैक्सिमम जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ें, उसके उन्होंने टेक्सटाइल पे सब्सिडीज़ दी, उन्होंने उनको सस्ती बिजली प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट भी जो ऐसी कोई पॉलिसी अडॉप्ट करती है, इन्हीं पॉलिसीज़ को जो है वो लेके कैरी आगे लेके चलती है, तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी ना, कि कंटिन्यूशन आ रही है किसी पॉलिसी में। तो जो किसी एक ख़ास जो जनरली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए कि एक एक तो जितनी पॉलिसी ज़्यादा टाइम के लिए चलेगी, इसका मतलब ये कि दरमियान में आप उसके कोई फेलियर आ गया, कुछ रिसोर्सेज कम हुए, कहीं पे जो हिंड्रेंसेस आ गई हैं आप उन्हें ओवरकम करके, लेकिन आप कोशिश करते हो कि आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव करो जिनके लिए वो बनाई गई है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिसी जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी या हर पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी। कुछ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं स्पेसिफिक, जैसे कि कोविड की पॉलिसीज़ जो थी, अब वो स्पेसिफिकली जो है वो कोविड के लिए टाइम के लिए ही थी। अब जो है वो कोविड ख़त्म हुआ तो वो लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, वो सारे ख़त्म हो गए। तो वो डिपेंड करता है कि दोनों के फ़ायदे भी हैं, दोनों के नुकसान भी हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी होती है उससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अब्दुर्रहमान। जी सर। सर मोहम्मद अब्दुल राफे। हाफिज। अच्छा सर। जी जी नहीं ओके सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट स्टेप है पॉलिसी एवेल्युएशन, तो सर पॉलिसी एवेल्युएट तब होती है जब ये पब्लिक के बीच आ चुकी होती है, तो उसके बाद ये एवेल्युएट होती है कंपेयर टू द वन दैट वी हैव प्रोजेक्टेड। यस, इवेलुएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही उस वक्त जब आप उसमें कोई चेंजेस लाना चाह रहे हो। इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के साथ ही आती है ना, आप उसमें कोई चेंजेस लाना चाह रहे हो, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो जिसके लिए बनाई गई थी इसके वो इम्पैक्ट नहीं आ रहे जो होने चाहिए थे, आप टर्मिनेट भी कर सकते हो। या आप कहते हो हाँ यार ये तो बड़ा पॉलिसी फ़ायदेमंद थी, इसने तो बड़े फ़ायदे दिए हैं, आप उसको जो है वो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो ये उसके बाद वाला स्टेप है। राइट सर। और सर इसकी कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं कोई ऐसी पॉलिसी जो फेल हुई हो सर? फेल बहुत सारी मिसालें मैं अगर आपको दूँ, मिसालें सर अफगान वॉर सबसे बड़ी फेल्ड पॉलिसी थी। ये भाई ने इसमें मिसाल दे दी है, अफगानिस्तान वॉर में जो पाकिस्तान का जो है वो रोल था उससे हमें ज़्यादा नुकसान हुए। तो जब आप फेल का जो टर्म है ना वो थोड़ी सी हार्श है, थोड़ी सी एक्सट्रीम है। आप ये कहते हो कि किस में हमें कम फ़ायदा हुआ या किस में हमें ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि हर पॉलिसी के थोड़े बेनिफिट भी होंगे, थोड़े उसके नुकसान भी होंगे। तो जब जैसे अफ़गानिस्तान पॉलिसी के फ़ायदे की बात करो तो आप कहोगे यार हमारा जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हम कैरी करने का हमें फ़ायदा मिल गया, हमें उतना प्रेशर को सस्टेन कर, लेकिन उसके मुकाबले में जो नुकसान थे वो हमारे ज़्यादा थे। तो आप कहते हो कि यार उस किसी भी पॉलिसी के जो नुकसान थे वो जनरली ज़्यादा थे, उस वजह से वो पॉलिसी उतनी हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हुई। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। और सर भाई जैसे आप सर जैसे हम कहते हैं कलेक्शन रिफॉर्म, टाइम पीरियड होता है, मतलब किसी एक टाइम स्पेंड के बाद आप ये डिसाइड करते हैं।
क्वेश्चन जो है वो आपका आधा है, आधा दरमियान में कहीं मिस हो गया, आप पूरी बात करें। सर मैं कह रही हूँ कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो उसका कोई टाइम पीरियड होता है, मतलब ये पॉलिसी नहीं मेकिंग और फॉर्मुलेशन में कोई किसी डिसाइड किसी भी स्टेप का कोई टाइम पीरियड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो स्टेप्स जो हैं वो सिर्फ आइडियल टाइप हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो है वो फार्मूलेशन चल रही है तो एजेंडा सेटिंग या ये कोई डिस्क्रीट स्टेप्स हैं। ये समटाइम्स कंबाइन चल रहे होते हैं, समटाइम्स जो है वो फिर मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान जो है बहुत सारी चेंजेस आपको करना पड़ती हैं। दोबारा पॉलिसी जो है वो फार्मूलेशन की तरफ से वो स्टेप चला जाता है। तो इस किसी भी स्टेप के लिए कोई ख़ास टाइम फ्रेम नहीं है। ओके सर, थैंक यू। होगी सर बात सबकी। लास्ट थिंग फ्रॉम माय साइड, हमने बात की थी जो सिविल रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं और वो इसकी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात करते हैं और नहीं समझ आया इम्प्लीमेंट हो कि नहीं पाते। दोस्त नहीं समझ बात आया आप बोल क्या रहे हैं, कौन रहे हैं? अच्छा इस तरह किया करें, पहले अपना नाम बता दिया करें ताकि मुझे भी आसानी हो कि कौन बात कर रहे हैं। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही है और आ, आपकी नहीं समझ आया आपके क्वेश्चन का। सर आई गेस उन्होंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात की है। पूरा क्वेश्चन सर क्या था? आवाज आ रही है अभी आपको? अभी आ रही है, अभी आ ऐसी रही है। बात कर। जी सर जी आई एम कहिए। एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज अगेन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। वो क्वेश्चन स्टूडेंट ने बात की थी कि कोई पॉलिसी है जो फेल हो जाए या ऐसी पॉलिसी जो आउटकम ना दे सके जो हम चाहते हैं। तो मैंने कोट किया था सिविल सर्विस रिफॉर्म्स को, कि गवर्नमेंट ने बारहा कोशिश की कि हम सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पॉलिसी जो थी वो फेल हो गई, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे गई ही नहीं। तो डोंट यू पहली थिंक सो कि दिस इज अ फेल्ड पहली बात पॉलिसी? तो ये वो होती है फील्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको बताया कि पॉलिसी कोई फील्ड नहीं होती है। आप ये देखते हो कि उसके फ़ायदे क्या हैं या आपको किससे ज़्यादा फ़ायदे हुए, किससे कम फ़ायदे हुए। और सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की पॉलिसी जो थी वो तो कभी कभी फार्मूलेट ही नहीं हुई। पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट तो तब होती है जब आपने कोई चीज़ फार्मूलेट की है, तब आपने से उधर पार्लियामेंट में ले गए हैं, आपने उसको मैं कल जो है वो ट्राई करूँगा कि आपको पाकिस्तान का पॉलिसी मॉडल भी बताऊँ। आज थोड़ी सी देर होगी। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की अगर पॉलिसीज़ की बात करें तो 1973 में रिफॉर्म्स हुई थी। उसके बाद जो है फिर पुलिस ऑर्डिनेंस 2001 आया था। तो ये जो मेजर मेजर थी उसके बाद जो है फिर वो रोल बैक हो गया और ये थी इम्प्लीमेंट। उसके बाद अभी जो रिफॉर्म्स आई हैं 2019-20 में, जो न्यू सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशन है, अर्ली रिटायरमेंट है, तो वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। अब उनका फ़ायदा नुकसान तो बाद में आता है। हमेशा जो इम्प्लीमेंटेशन जब चल रही होती है उस वक्त आपको एग्जैक्टली उसके कम फ़ायदा ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं पता चलता। जब टाइम गुजर जाता है थोड़ा, जैसे 1973 की जो रिफॉर्म्स थी उनको अब हम डाइसेक्ट कर सकते हैं कि उसके फ़ायदे थे या नुकसान थे, लेकिन जो अभी इम्प्लीमेंट हुई हैं उनको तो नहीं कर सकते ना। इवैल्यूएशन तो तब होगी जब आपको कुछ उसके फ़ायदे नुकसान पता चल चुके होंगे। सही है, जो सीएसएस से पहले एमपीटी इंट्रोड्यूस हुआ है सर, ये भी तो इनकी सक्सेस ही थी, उन्होंने की ही है। ये भी पॉलिसी है, बिल्कुल आप इसको भी ला सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हुआ। अब इवैल्यूएशन तब होगी जब आप इसके फ़ायदे नुकसान जब आप बाद में देखें। हाँ जी सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया दोस्तों, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आया होगा और बेस्ट विशेज। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास रही, थैंक यू।